हेलो फ्रेंड्स, जीएस वाणी में आपका स्वागत है। आरओ एआरओ की क्लास में आज हम लेके आए हैं जीएस वर्ल्ड का सेकंड टेस्ट पेपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसका सही आंसर है बी, भूमध्य रेखा पर। सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च एवं 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन दो तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधियां बराबर अर्थात 12-12 घंटे की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए इसकी सुमेलित करते हैं। निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना इसका होगा लाप्लास। ग्रहाणु परिकल्पना चेम्बरलेन तथा मोल्टन। द्वैतारक परिकल्पना लिटिलिटन, रसेल तथा लिटिलिटन। द्वैतारक परिकल्पना। अंतरतारक धूल परिकल्पना ऑटोस्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसका का आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है बी, पहला, दूसरा और चौथा। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। परतदार चट्टानों का निर्माण चट्टानों के टूट फूट एवं उनके मलबों के एकत्र होने से होता है। इसमें जीवाश्मों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें परतें पाई जाती हैं किंतु अवसादी परतदार चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। इसका आंसर है ए, नीस। बालुका पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं सेल अवसादी, सॉरी यहाँ बालुकाई पत्थर होगा, चट्टाने हैं, जबकि नीस एक रूपांतरित चट्टान है। सामान्यतः नीस का निर्माण ग्रेनाइट के रूपांतरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसका आंसर है कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है डी, दूसरा, तीसरा और चौथा। एटना, मोनालोआ और किलायू ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जबकि एटना इटली में स्थित सिसिली द्वीप, मोनालाओ हवाई द्वीप अमेरिका और किलायू हवाई द्वीप संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है मापने के लिए। क्या मापने के लिए? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता का मापन 2 पैमाने पर होता है, रिक्टर पैमाना, मर्केली पैमाना। रिक्टर पैमाने का आविष्कार वर्ष 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। यह 1 से 10 लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है। प्रत्येक अंक पर 32 गुना ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है। इसका आंसर है सी, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा भाग मरुस्थल है या अर्धशुष्क भूमि है।
जहां यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 2.8 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के सबसे निचले देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर है सी, यूरोप। यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों से द्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। प्रतिशतता की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका में मैदानी भाग अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है, कौन सी है? एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। इसका सर्वोच्च शिखर अंकाकागुआ है। एंडी दक्षिण अमेरिका के 7 देशों कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला में विस्तृत है। चिली में इसका विस्तार सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी आल्प्स पर्वत श्रेणी में निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है सी, इंग्लैंड का। आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप के मध्य में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लॉक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। अतः आल्प्स पर्वत का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और देश। तो इसका आंसर होगा डी, तकला मकान। यहां दिया गया है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान नहीं है यहाँ पे, इसकी जगह होगा चीन के झेजियांग प्रांत में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देश और घास के मैदान। इसका सही आंसर है बी, अर्जेंटीना पंपास। कैंपोस ब्राजील का उच्च भूमि है, ये गलत है। सवाना केन्या एवं तंजानिया पूर्वी अफ्रीका। स्टेपीज यूरेशिया। नेक्स्ट देखते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। इसका आंसर है सी, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका में तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित हैं। यह अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है सी, युगांडा। यहां दिया गया है अबुजा। युगांडा की राजधानी है कंपाला और अबुजा नाइजीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? इसका आंसर है सी, नाइजर की। नाइजर की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। नाइजर एक स्थलबद्ध देश है। भूमध्य सागर की सीमा से लगने वाले अफ्रीकी देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र हैं। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के उटाह राज्य में स्थित है। इसकी लवणता 220% है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? इसका आंसर है सी, साल्वीन। आमूर, लीना तथा ओब नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं, जबकि साल्वीन नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रभावित होते हुए अंडमान सागर में समुद्र से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? इसका आंसर है सी, सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 8,297 वर्ग किलोमीटर है।
इसका क्षेत्रफल 82,097 किलोमीटर है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित पांचों झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी व ओंटारियो क्षेत्रफल एवं घनत्व में विश्व की सबसे विशाल झील समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है? इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त एक अणु है। इसका रंग नीला होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही कूट क्या है? बी, 2 4 1 3। इसको सुमेलित करते हैं। बिली विली इसका होगा ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून चीन और बागियो फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है सी, सांता आना, यहाँ दिया गया है न्यूजीलैंड। का आंसर है सी, सांता आना, यहाँ न्यूजीलैंड दिया गया है। यहाँ पे होगा दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? इसका आंसर है ए, शुष्क प्रदेश। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है, जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। FAO के अनुसार रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। भारत में हर किस्म का रेशम पैदा होता है। भारत में 60 लाख से अधिक लोग अलग अलग तरह के रेशम कीट पालन में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? इसका आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व में 5 सबसे बड़े लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले देश 2022 में निम्न हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत और रूस। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन का संबंध है कालाहारी से। बुशमैन आदिम जनजाति है जो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर। बलियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन के तट के पास स्थित है। यह स्पेन का स्वायत्त क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका आंसर है बी, समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप सहित का अक्षांशीय विस्तार 6045 से 37,006 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप सहित का अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार द्वितीय कथन असत्य है। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिमी विस्तार 2900
33 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? इसका आंसर है सी, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, असम, सिक्किम, झारखंड, बिहार व उड़ीसा। पश्चिम बंगाल 3 देशों नेपाल, भूटान व बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं 2 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है? इसका आंसर है बी, उत्तराखंड व मिजोरम। लद्दाख की सीमा 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान व चीन की सीमा को स्पर्श करती है। सिक्किम की सीमा 3 देशों नेपाल, चीन व भूटान को स्पर्श करती है। असम की सीमा 2 देशों बांग्लादेश व भूटान को सीमा को स्पर्श करती है। उत्तराखंड की सीमा 2 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है, चीन और नेपाल। मिजोरम की सीमा 2 देशों को स्पर्श करती है, बांग्लादेश व म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर है ए, पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग ज्यादा ऊंचा है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है तथा पश्चिम की ओर विभ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो ये पहला वाला ये गलत है और बाकी सही है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन। इसका आंसर है डी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। यह कराकोरम श्रेणी लद्दाख पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। नीलगिरी पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। इसका सर्वोच्च शिखर दोद्दाबेट्टा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है डी, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने तथा 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप किए जाने के पश्चात वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन सी केंद्र शासित प्रदेश हैं? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है बी, कुल जनजात जनसंख्या का आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी भारत में है। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा में पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है। गोंड जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजाति समूह है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत में देश की कुल जनसंख्या का 11.90% है, न कि आधे से अधिक। इस प्रकार कथन भी गलत है। जारवा जनजाति का निवास दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान द्वीप में है। जारवा भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र नीलगिरी का क्षेत्र है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र में उद्गमित होती है निम्नलिखित में से है। गोमती। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमंत ताल फुल्लर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र मैदान में है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधा तोली पहाड़ी के दक्षिणी ढलान से होता है। रामगंगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित कालागढ़ में मैदानों में प्रवेश करती है तथा कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलकर पटना के पश्चिम में गंगा से मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य श्रृंखला पर्वत से निकलकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। यह गंगा की सहायक न होकर यमुना की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है डी, हमीररस झील गुजरात। बाकी देख लेते हैं। लोनार झील यहाँ राजस्थान दिया है, यहाँ महाराष्ट्र होगा। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र। नक्की झील ये राजस्थान में है। सूरजकुंड झील ये हरियाणा में है। उत्तराखंड दिया गया है इसके सामने, ये गलत है, ये हरियाणा में है। और हमीररस झील गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? इसका आंसर है डी, ए और सी दोनों। ए उत्तर पश्चिम और सी दक्षिण पूर्व, दोनों में होती है। भारत में उत्तरी पश्चिमी मैदानों तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीतकाल में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से पंजाब में गेहूं की खेती करने वाले किसानों को अत्यधिक लाभ मिलता है। दक्षिण पूर्व भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है। कभी कभी यह वर्षा तमिलनाडु व केरल में बाढ़ का कारण बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही कूट क्या है? डी, 1 4 2 3। अब चलिए सुमेलित कर लेते हैं। जलाशय और राज्य। भद्रा कहाँ है? कर्नाटक में है। भवानी सागर ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है? आंसर है सी, केरल राज्य द्वारा। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। केरल का रबर उत्पादन में राष्ट्रीय हिस्सा लगभग 75.70% है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। तमिलनाडु रबर का उत्पादन करने वाला दूसरा बड़ा राज्य है। उत्तर पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, असम, मेघालय द्वारा भी काफी बड़ी मात्रा में रबर का उत्पादन किया जाता है, जिसमें त्रिपुरा अग्रणी है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने वाला शीर्ष 5 राज्य हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसका सही आंसर है ए, सुनहरी क्रांति उद्यान कृषि। बाकी देखते हैं। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन, यहां गलत दिया हुआ है। लाल क्रांति यहां
मांस टमाटर उत्पादन। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं, कौन से हैं? इसका आंसर है ए छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोयला उत्पादन करने वाले 5 बड़े राज्य हैं, कौन से? छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके समुद्री सीमा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र से लगी हुई है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार सर्वाधिक है? बिटुमिनस। भारत में कोयला मुख्यतः 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र, तृतीय कल्प क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। इसमें राख की मात्रा कम तथा तापोत्पादक शक्ति ऊर्जा अधिक होती है, जबकि तृतीय कल्प का कोयला निम्न किस्म का होता है। गंधक की प्रचुरता होने के कारण इसे उद्योगों में प्रयुक्त करना कठिन होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक विटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। देश के 90% से अधिक कोयला भंडार एवं उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादन करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। भारत में टिन का भंडार सीमित है। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है तथा टिन का उत्पादन करने वाली सभी कंपनियां छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित हैं। टिन अयस्क को कैसिट राइट के नाम से भी जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोयला क्षेत्र और राज्य क्षेत्र। तो इसका सही कूट क्या होगा? इसका सही कूट है सी 4 3 1 2। चलिए अब सुमेलित कर लेते हैं। सिंगरौली सोन नदी घाटी, झरिया झारखंड, सिंगरेनी गोदावरी घाटी और कोरबा छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंगरौली सोन नदी घाटी में विस्तृत कोयला क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तृत है। यहाँ पर कोयले का प्रमाणित भंडार 7416 मीट्रिक टन तथा कुल भंडार 15,883 मीट्रिक टन है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। यहाँ पर कोयले का प्रमाणित भंडार 15,128 मीट्रिक टन तथा कुल भंडार 19,430 मीट्रिक टन है। सिंगरेनी तेलंगाना गोदावरी घाटी में स्थित प्रमुख कोयला क्षेत्र है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में हसदेव नहीं बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पर कोयले का प्रमाणित भंडार 5,651 मीट्रिक टन तथा कुल भंडार 11,756 मीट्रिक टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी देश 40% भूभाग के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मलबा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा ताप्ती महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
इसका सही कूट है सी, दूसरा और तीसरा। द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीकी का विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। इसका सही कूट है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में संकीर्ण है। पूर्वी तट की नदी घाटियों में धान की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा किया जाता है। पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत में शाक भाजी सब्जी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR की स्थापना की गई है। भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसका आंसर है ए, गार्डन रीच शिपयार्ड, कोलकाता। हिंदुस्तान शिपयार्ड, आंध्र प्रदेश। कोचीन शिपयार्ड, केरल। मझगांव शिपयार्ड, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है, इसका सही कूट है ए, 2 4 3 1। यहाँ सुमेलित कर लेते हैं। सागौन मध्य भारत, देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र, सुंदरी सुंदरबन और सिनकोआ हिमालय की तराई। सागौन वृक्षों का अधिकांश विस्तार मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि में पाया जाता है। देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय में, सुंदरी पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र के ज्वारी वृक्ष हैं। सिनकोना हिमालय के तराई में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? खेजरी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक अथवा पलाश को जंगल की आग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? डुडुमा। जोग शिव समुद्रम तथा गोकाक कर्नाटक में स्थित जलप्रपात हैं, जबकि डुडुमा जलप्रपात ओडिशा में अवस्थित है। जोग शरावती नदी कर्नाटक, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक, डुडुमा मचकुंड नदी ओडिशा, गोकाक घाट प्रभा नदी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण, भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है बी, ए सही है परंतु आर गलत है। भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीच अवस्थित नहीं है। इसके मुख्य भूमि का विस्तार 804 डिग्री से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है डी,
नूना माटी गुजरात, गुजरात नहीं, ये नूना माटी है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है? कैगा में। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए गए हैं: हजीरा गुजरात, बड़ौदा गुजरात, कोटा राजस्थान, तालचेर ओडिशा, थाल महाराष्ट्र, तूतीकोरिन तमिलनाडु, मानगुरु तेलंगाना, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डी, नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वर्ष 1980 में नई दिल्ली में की गई। इसकी स्थापना पर्यावरणीय शिक्षा के मुद्दों को लेकर की गई, जिसमें लोगों को जागरूक कर पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया गया। इस संस्थान द्वारा 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन तथा 1975 के बेलग्रेड सम्मेलन की कार्यशाला पर फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है सी, विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च। 22 मार्च नहीं, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? इसका आंसर है डी, उत्पादक। अजैविक घटकों में वायु, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, उच्चावच, स्थलाकृति इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी निर्जीव घटक हैं जो जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं। प्रकाश, मृदा व कार्बोहाइड्रेट अजैविक घटक हैं। जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटकों को शामिल किया जाता है। ये सभी घटक ऊर्जा एवं भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है सी, 3, 4, 1, 2। हाथी परियोजना 1992, लाल पांडा परियोजना 1996, बाघ परियोजना 1973 और हंगुल परियोजना 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है? इसका आंसर है ए, घुली हुई ऑक्सीजन। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की गणना की जाती है। जल प्रदूषण के कारण पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सामान्य ताप पर जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक है। जैविक ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहलाता है। इसका आंसर है सी, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता रहता है। ऊर्जा का यह स्थानांतरण एक दिशीय होता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान उसमें कमी होती जाती है। इसे ही ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम कहा जाता है, क्योंकि यह कमी लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? इसका आंसर है ए, विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत संरक्षण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत उन रासायनिक पदार्थों के उत्सर्जन को कम करना है जो ओजोन परत को क्षीण करने के लिए जिम्मेदार हैं। मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल 1987 के सम्मेलन में यह फैसला लिया गया कि सभी विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? आंसर है इसका बी, सफेद पांडा। विश्व वन्यजीव कोष WWF गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा इसका प्रतीक चिन्ह सफेद पांडा है। विश्व वन्यजीव कोष WWF का नामकरण वर्ष 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है, इसका आंसर है बी, गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। गिद्ध एक प्राकृतिक सफाई कर्मी पक्षी प्रजाति है जो मृत पशुओं के मांस का भक्षण करता है। भारत में 1990 के दशक से इनकी संख्या में तीव्र गिरावट आई है। गिद्धों की संख्या में इस तीव्र कमी का प्रमुख कारण रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त की जाने वाली डाइक्लोफेनाक नामक दवा है जो पशुओं के दर्द निवारण में सहायक होती है। गिद्धों द्वारा पशुओं के मांस का सेवन करने से डाइक्लोफेनाक दवा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है जो कि गिद्धों की किडनी के लिए अत्यंत हानिकारक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में गिद्धों की संख्या में काफी कमी आई है। भारत में वर्ष 2006 से डाइक्लोफेनाक दवा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प है? इसका आंसर है ए, प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रदूषक दो प्रकार के होते, प्राथमिक व द्वितीयक। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे निष्कासित होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक, DDT आदि। द्वितीयक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड, H2SO4, NHO3, अमोनिया, ओजोन, स्मोग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? इसका आंसर है सी, ऊर्जा पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड तथा ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड सीधा घास के मैदान व तालाब व उल्टा वन होता है। बायोमास पिरामिड सीधा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र व उल्टा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ऊर्जा पिरामिड सीधा स्थलीय व जलीय पारितंत्र होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है? आंसर है इसका नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी वर्ष 1958 में नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक से जारी घोषणा पत्र का संबंध है? किससे है? इसका आंसर है डी, Rio+20 सम्मेलन से। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन Rio+20 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 20 से 22 जून 2012 को आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन रियो में वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद हुआ था, इसलिए इसका नाम Rio+20 रखा गया। Rio+20 सम्मेलन के बाद विश्व के प्रतिनिधियों द्वारा एक संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति व्यक्त की गई जिसे द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक से जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ए, 43वां। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों में भारत का 43वां स्थान है। इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण है जिसमें भारत का समग्र स्कोर 38.40%
50 में से 19.20 से बढ़कर नवीनतम संस्करण में 38.64%, 50 में से 19.32 हो गया है। इस सूचकांक में शीर्ष पर अमेरिका रैंक 1 और सबसे अंतिम पर पाकिस्तान रैंक 53 है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र बौद्धिक संपदा मानकों के माध्यम से दुनिया भर में शेष नवाचार और रचनात्मकता के लिए काम कर रहा है, जो नौकरियों का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी है? का आंसर है ए, दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी है। ई कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निराकरण और निपटान में ई कचरा प्रबंधन इको पार्क से काफी मदद मिलेगी। भारत ई कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप ऑम्बुड्स पर्सन ऐप को अमित शाह ने लॉन्च किया है। यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है जो लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? का आंसर है बी, केवल 2। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 24 फरवरी 2022 को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप ऑम्बुड्स पर्सन ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है जो लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों अर्थात डिजिटल, भौतिक और जनसंचार माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकपाल द्वारा शिकायतों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के उद्देश्य इस ऐप को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर है सी, रामनाथ कोविंद ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन यानी वर्षा जल का संरक्षण अभियान 2022 का भी शुभारंभ किया है। कैच द रेन अभियान इस वर्ष 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर है ए, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। वह सेबी की पहली महिला प्रमुख है और नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर IAS भी हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? इसका आंसर है डी, कोविफेज। कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम कोविफेज है के उपयोग को अधिकृत किया है। यह प्लांट बेस्ड कोविड-19 की पहली वैक्सीन है। बायोफार्मा कंपनी मेडिकागो और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। कनाडा सरकार ने फिलहाल 18 से 64 की आयु के लोगों के लिए इसके उपयोग को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता है? इसका आंसर है बी, राफेल नडाल ने। स्पेन के राफेल नडाल ने ब्रिटेन के कैमरून नोरी को 6-4 से हराकर मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट अकापुल्को में पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब अपने नाम किया।
इस साल यह नडाल का दूसरा सबसे बड़ा खिताब है। नडाल ने अपना 91वां खिताब जीता। यह उनका वर्ष 2022 में तीसरा खिताब है, जबकि इससे पहले उन्होंने 2005, 2013 और 2020 में यह खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व बैंक की किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? जुनैद कमाल अहमद को। भारत में विश्व बैंक के प्रमुख जुनैद कमाल अहमद को विश्व ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अहमद उपाध्यक्ष के रूप में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की कमान संभालेंगे। यह विश्व बैंक के इतिहास में इतना ऊंचा पद हासिल करने वाले दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं। उनसे पहले फैज चौधरी विश्व बैंक प्रशासन में उपाध्यक्ष के पद पर काबिज होने वाले पहले बांग्लादेशी नागरिक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ के साथ मिलकर किस संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने किया है? आईटीआई दिल्ली ने। भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ और आईटीआई दिल्ली के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम की कुंजी डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह तकनीकी सफलता वाणिज्यिक ग्रेड पर हासिल की गई, जो ऑप्टिकल फाइबर क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध है। क्वांटम का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन एक सुरक्षित संचार तकनीक विधि है जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। छात्रों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वैज्ञानिक ज्ञान की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करना भी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है सी, दूसरा और तीसरा। छात्रों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वैज्ञानिक ज्ञान की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति भवन दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन प्रांगण दिल्ली में एक नवनिर्मित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके सकारात्मक प्रभावों को प्रचलित करने के उद्देश्य से इस आरोग्य वनम की अवधारणा की कल्पना की गई है। 6.6 एकड़ क्षेत्र में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे किसी मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। इसमें लगभग 215 प्रकार की जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे उगाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद में चिकित्सीय उपचार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का थीम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर है डी, जम्मू कश्मीर। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। कहां? फरीदाबाद। इस वर्ष सूरजकुंड मेले का थीम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। 2022 में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए उज्बेकिस्तान को भागीदार राष्ट्र के रूप में चुना गया है। इस बार आयोजित किए जाने वाले फैशन शो में 5000 वर्ष पुरानी भारतीय हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन किया जाएगा। मेला आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित होगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन पहली बार वर्ष 1987 में भारत हस्तशिल्प हथकरघा सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधता को एक मंच पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 120वें स्थान पर।
हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों पर पिछले साल के 117वें से 3 पायदान नीचे 120वें स्थान पर आ गया। इससे पहले वो कितने पर था? 117। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड 3 पर है। फर्स्ट पर कौन है? तमिलनाडु। फर्स्ट पर कौन है? तमिलनाडु है। और थर्ड पर उत्तराखंड। सेकंड पर गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड 3 पर है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड और बिहार वर्ष 2030 तक एसडीजी को पूरा करने में सबसे कम तैयार है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, उसके बाद दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी दूसरे स्थान पर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को तीसरा स्थान मिला है। सीएससी नई दिल्ली स्थित एक सार्वजनिक हित अनुसंधान और परामर्शकारी संगठन है जो सतत और न्याय संगत विकास की वकालत करता है और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है डी, भूषण पटवर्धन। भूषण पटवर्धन राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAACUGC द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 1994 को। कब हुई थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 को। 1994 को 5 सितंबर 1994। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलोर कर्नाटक में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कर्नाटक में है, बेंगलोर कर्नाटक में। भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष रवि मित्तल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष M जगदीश कुमार। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा वंशी पोनप्पा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां पर निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? कहाँ किया है ये? बेंगलुरु में। 2 मार्च को महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का लक्ष्य देश भर में 6000 वन स्टॉप केंद्रों OSC के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जाएगा ताकि पदाधिकारी ऐसी महिलाओं के साथ संवेदनशीलता से काम करें। परियोजना देश की महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक आरोग्य पर जोर देगी। यह कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? इसका आंसर है A, नई दिल्ली में। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के महासचिव हाउलिन जाओ द्वारा मेजबान देश समझौते होस्ट कंट्री एग्रीमेंट HCA पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत नई दिल्ली में ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी। नई दिल्ली में स्थापित ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर दक्षिण एशियाई देशों जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भारत को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ स्थापना 17 मई 1865 को पेरिस में हुई थी। कब हुई थी? 1865 को पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा की गई है? आंसर है A, MSME मंत्रालय। 4 से 5 मार्च को नई दिल्ली में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME
राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान पूरे देश में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की है। इस मेगा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य है, अपने कचरे को जाने और रिसाइकलिंग करना जैसे सही काम है एवं इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। यह शिखर सम्मेलन उद्यमियों, विशेषज्ञों, व्यापारियों, अन्य हितधारकों को प्लास्टिक क्षेत्र में चुनौतियों एवं उनके समाधान पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? इसका आंसर है सी, श्रीलंका। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण स्लाइनेक श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास 7 मार्च से लेकर 10 मार्च तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। बंदरगाह चरण 7 मार्च से 8 मार्च 2022 को विशाखापत्तनम में, समुद्री चरण 9 मार्च से 10 मार्च 2022 को बंगाल की खाड़ी में। श्रीलंका नौसेना का प्रतिनिधित्व एक उन्नत अपतटीय गश्ती पोत SLNS सयूसल और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किट्स जो कि निर्देशित मिसाइल से लैस एक युद्धपोत द्वारा किया गया। स्लाइनेक का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, आपसी समझ को बेहतर करना और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है बी, केवल 2। भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी ने किया है। ढाका में शिक्षा मेला में भारत के कुल 19 शिक्षण संस्थान ने भाग लिया है। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है। यह दुनिया भर से छात्र बिरादरी को आने और भारत के शीर्ष संस्थानों से सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक सीखने का अनुभव करने में मदद करता है। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की स्थापना के बाद से स्टडी इन इंडिया ने सार्क, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व में फैले 150 से अधिक देशों के छात्रों को आकर्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? इसका आंसर है डी, बोध गया में। फरवरी 2023 में भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा। इस मूर्ति का निर्माण बिहार राज्य के गया जिले में स्थित बोध गया में किया जा रहा है। इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध शयन महापरिनिर्वाण मुद्रा में है। यह भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा होगी। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। इसका निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है। कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार मिंटू पॉल भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा को बना रहे हैं। मूर्ति निर्माण में फाइबर ग्लास का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ए, त्रिपुरा में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की। इसके साथ ही महिलाओं को सरकारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या बाजारों में दुकान संचालित करने के लिए भी 50% आरक्षण मिलेगा। महिलाओं द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उद्यम पूंजी निधि का 50% हिस्सा आरक्षित किया गया है। इसके अलावा शाह ने अगरतला में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी NFSU कैंपस की नींव भी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 5 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है बी, नैरोबी केन्या में।
5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA5 की अध्यक्षता और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नैरोबी केन्या में की गई। UNEA5 का उद्देश्य हमारे जीवन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में प्रकृति के महत्व पर बल देते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के कार्यों को मजबूत करना है। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ए, भूमिका श्रेष्ठ को। नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह सम्मान LGBTI समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिशों के लिए दिया जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग का यह लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार दिया गया है। पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है? इसका आंसर है ए, ओडिशा। मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अलावा 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला ओडिशा देश का एकमात्र राज्य बन गया। माताओं और बच्चों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक कदम के रूप में लक्षित महिलाओं और बच्चों के पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए इसी वर्ष मार्च माह से ओडिशा में गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुरू किया गया। पूर्ण टीकाकरण में पोलियो, तपेदिक, पीलिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस इत्यादि सहित 12 विभिन्न प्रकार की बीमारियों के खिलाफ निवारण टीके शामिल होते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आंसर है ए, शिक्षा मंत्रालय ने। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रसार करने के लिए शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। भाषा संगम पहल वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय ने EBSB के तहत भाषा संगम पहल शुरू की है। 22 भारतीय भाषाओं, 8वीं अनुसूची की भाषाओं के दैनिक उपयोग के बुनियादी वाक्य सिखाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य उद्यमिता विकास की दिशा में सक्षम ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल अपग्रेडेशन के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक समर्पित बुनियादी ढांचा निर्मित करता है। इसका प्रबंधन भारत सरकार और राज्य सरकारों के राष्ट्रीय सहयोग से बैंकों द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद बैंकों द्वारा उद्यमशील प्रकृति के उद्यम शुरू करने के लिए क्रेडिट लिंकेज सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है? इसका आंसर है ए, यूरोपीय संघ। हाल ही में यूरोपीय संघ EU के देशों द्वारा प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया गया। वर्ष 2020 से यूरोपीय संघ द्वारा स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम और विद्युत के आयात पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लागत लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस टैरिफ को लगाने का उद्देश्य यूरोपीय उद्योग की रक्षा करना है, क्योंकि यूरोपीय बाजार कमजोर पर्यावरणीय नियमों वाले देशों में निर्मित सस्ते सामानों से भरा पड़ा है। यूरोपीय संघ के अनुसार कार्बन सीमा पर यूरोपीय संघ की कंपनियों और विदेशों में समान कार्बन डाइऑक्साइड शुल्क लगाकर एक समान अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस दशक से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर घटने की प्रवृत्ति दिखाई देती है? इसका आंसर है सी, 1971 से। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के दशक में 24.80% हुई थी। इसके पश्चात 1971 से 81 में 24.66% हुई थी। 1981 से 91 में 23.87%, 1991 से 2001 में 21.54% तथा 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि अंतिम रूप से 17.7% रही। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए राज्यों में से किसका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है? इसका आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश का। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति पाई जाती है? इसका आंसर है ए, मिजोरम में। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 20.13 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। इस रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है सी। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 2.1% अर्थात 2,19,06,769 व्यक्ति दिव्यांग हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% तथा आंध्र प्रदेश की 67.0% है, अर्थात उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दादरा एवं नागर हवेली 55.9% की है। नागालैंड न्यूनतम 10 की वृद्धि दर -0.6 वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अब 3 से अधिक है? अन्य 3 से अधिक है। इसका आंसर है ए, ओडिशा की। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम 0.06 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24.3 है। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है, जिसमें नगरीय जनसंख्या 4.44 करोड़ है, जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 23.3% है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। आंसर है सी, गौतम बुद्ध नगर एवं श्रावस्ती। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक थे? आंसर है सी, एडविन केनन। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनन को अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का जनक माना जाता है। डाल्टन ने एडविन केनन द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या सिद्धांत में प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित करने की सहमति प्रदान की। अनुकूलतम जनसंख्या से तात्पर्य जनसंख्या के उस आकार से होता है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी व वर्तमान प्रविधि की स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? आंसर है सी, गोवा का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 121.5 करोड़ लोगों में से 37,71,06,125 लोग शहरों में निवास करते हैं, जो संपूर्ण देश की जनसंख्या का 31.2% है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है? लक्षद्वीप। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित राज्य नई दिल्ली 97.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाराबंकी, बदायूं, रामपुर जनपदों में मेंथा तेल उद्योग स्थापित है। बाराबंकी में मेंथा तेल की शुद्धता की जांच हेतु फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ए, केवल एक। बाराबंकी, बदायूं, रामपुर आदि जिलों में मेंथा तेल उद्योग स्थापित है। इस तेल की शुद्धता जांचने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। विश्व के कुल मेंथा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 85% है और भारत के कुल मेंथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 90% है। निम्नलिखित घरानों में से कौन सा एक सितार वादन के लिए विशेष तौर से जाना जाता है? आंसर है सी, इटावा घराना। इटावा घराने को गौरीपुर घराना भी कहते हैं। यह घराना सितार वादन के लिए विशेष तौर पर प्रसिद्ध है। इनायत खां, विलायत खां, इमदाद खां, ध्रुवतारा जोशी इस घराने के प्रमुख वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? इसका आंसर है बी, शाहजहांपुर में। इस परियोजना की स्थापना शाहजहांपुर में की गई है। यह परियोजना निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया? आंसर है डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किया गया। इसके तहत कृषि और सहवर्ती सेक्टर की बृहद प्रदर्शनी आयोजित की गई। साथ ही किसानों की आमदनी 2022 तक बढ़ाकर दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमा बढ़ती हैं? आंसर है बी, राजस्थान। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमा बढ़ती हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है बी, बी, सी और डी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है? इसका आंसर है सी, ख्याल नृत्य।
पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों एवं बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर उसे सिर के ऊपर रखकर नृत्य होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में वर्ष 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में 1989 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में वर्ष 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय स्थापित किया गया और इसके 1 साल बाद 1989 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। यह विभाग अपनी देखरेख में महिला एवं बाल विकास से संबंधित अनेक योजनाएं चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, नोएडा में। वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। श्रम के क्षेत्र में असंगठित श्रम पर अनुसंधान एवं समन्वय स्थापित करने के लिए प्रथमतः इसकी परिकल्पना 1962 में की गई थी। पशुओं की विशेष चिकित्सा हेतु गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौद, बादलपुर, वाराणसी व सैफई में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित किया गया है? कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी और सैफई। वर्तमान में लगभग 2202 पशु चिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केंद्र तथा 3 अति हिमांकृत वीर्य उत्पादन केंद्र हैं। पशुओं की विशेष चिकित्सा हेतु गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौद, बादलपुर, वाराणसी में व सैफई में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 9 है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है डी, ना तो 1 ना ही 2। उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है तथा इसे कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्रों की संख्या 8 है। तो ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 3 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 2020 तक पूर्ण करना था। आयुष्मान योजना के अंतर्गत रुपए 7 लाख प्रति वर्ष चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? का आंसर है डी, ना तो 1 ना ही 2। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए प्रति वर्ष चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बीमार व्यक्ति सरकारी चिकित्सालय के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी अपना उपचार करवा सकता है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत बच्चों को 7 रोगों हेतु 7 प्रकार का टीका लगता है, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस, पोलियो, यक्ष्मा तथा खसरा मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 में लखनऊ में स्थापित कला एवं शिल्प महाविद्यालय की किस प्राचार्य को महाविद्यालय का सूर्य कहा गया है? आंसर है सी, सुधीर रंजन खस्तगीर को। 1956 में प्राचार्य रहे सुधीर रंजन खस्तगीर को कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता था। 1911 में स्थापित इस महाविद्यालय को वर्ष 1973 में लखनऊ विश्वविद्यालय के एक संकाय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम योजना का संबंध है, आंसर है बी, गर्भवती महिलाओं के निशुल्क उपचार से। 9 फरवरी 2004 से प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की निशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई, आंसर है बी, 1972 में। उर्दू भाषा के विकास, संरक्षण, संवर्धन के उद्देश्य से 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ की स्थापना की गई थी। अकादमी द्वारा उर्दू के मौलिक एवं अनुदित पुस्तकों के प्रकाशन एवं उन पर पुरस्कार की योजना चलाई जाती है। वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। का सही कूट है बी, 2, 1, 3, 4। चलिए अब इसको सुमेलित करते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज, भारतीय राष्ट्रीय कला परिषद वाराणसी, कारपेट इको लैब भदोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है बाराबंकी। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। प्रदेश में बाराबंकी तथा गाजीपुर ही अफीम उत्पादक जिले हैं। गाजीपुर में प्रदेश का एकमात्र अफीम कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? का आंसर है सी, 1952 में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना सन 1952 में लखनऊ में हुई थी। यह संस्थान अखिल भारतीय समन्वित गन्ना बीज उत्पादन परियोजना का समन्वय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बनाए गए मंडलों की नवीनतम संख्या कितनी है? आंसर है सी, 18। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल तथा 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश एनआरआई अप्रवासी भारतीय विभाग का गठन कब किया गया? इसका आंसर है ए, जुलाई 2014। अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए उत्तर प्रदेश अप्रवासी भारतीय विभाग का गठन जुलाई 2014 में किया गया। इस विभाग के गठन का लक्ष्य राज्य के अप्रवासी लोगों में मातृभूमि से भावनात्मक संबंध को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें उत्तर प्रदेश एनआरआई कार्ड प्रदान कर उनको विशिष्ट पहचान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वटेश्वर नामक संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वटेश्वर यमुना के तट पर स्थित मंदिरों का शहर है। वटेश्वर अपने वार्षिक पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। वटेश्वर 22 में जैन तीर्थंकर नेमि चंद का जन्म स्थान है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। वटेश्वर आगरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह यमुना तट पर स्थित मंदिरों का शहर है। वटेश्वर अपने वार्षिक पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। यह 22 में जैन तीर्थंकर नेमि चंद का जन्म स्थान है। आज की हमारा टेस्ट पेपर यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर में। धन्यवाद।